बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स। और यू नो वेरी वेल कि हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रोसेस ऑफ लाइट फ्रिक्शन एंड वी न्यू द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट फ्रिक्शन. One of them was ATP and other was NADPH2, that is reduced NADP. And you know these are the basically what chemical energies, and today we want to understand how to convert, how to use this particular energy to synthesize glucose. एंड यू नो वेरी वेल, हमने बहुत बार डिस्कस पहले किया है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, राइट. आए हम इस पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन की सारे के सारे फीचर को स्टडी करने के लिए मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट डार्क रिएक्शन. सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन की अकरेंस कहाँ है. बहुत दफा डिस्कस हुआ आप लोगों से, लेकिन चूंकि मेरे फ्राइज में शामिल है कि मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ लेके चलूँ, तो आपको याद है कि ये मैंने ड्रॉ किया था व्हाट, क्लोरोप्लास्ट. और इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट थे ये ग्रीन कलर के स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन, और हमने इसे नाम दिया था व्हाट, ग्रेनम. और इस पर्टिकुलर ग्रेनम के आउटसाइड दिस होल चेम्बर और कैविटी वाज स्ट्रोमा. दिस पर्टिकुलर थिंग वाज ग्रेनम and the space outside was basically stroma. And you know very well कि all sort of activities regarding dark reaction, they take place in the granum, right? And today our focus will be the stroma, means the cavity that surrounds whole granum, right? अब हम स्ट्रोमा में सारे एक्टिविटी स्टडी करेंगे, तो हमने ये पहला पॉइंट पढ़ लिया है कि ये वाला रिएक्शन बेसिकली कहाँ होता है, तो आंसर है स्ट्रोमा में. एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस कि क्या ये जो नाम है डार्क रिएक्शन, ये नाम भी सही है या नहीं, राइट. तो पहली बात तो स्टूडेंट्स, एक मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि मत सोचे, नेवर कंसिडर कि रिएक्शन सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट में होता है. मैंने आपसे बोला था कि चाहे आप लोगों का लाइट रिएक्शन हो, राइट, और या फिर हो डार्क रिएक्शंस, राइट, ये दोनों के दोनों चीजें होती रहती हैं इन पैरेलल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. रोशनी की मौजूदगी में ये दोनों रिएक्शन होते रहते हैं, राइट. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट हमारी बैटरीज चार्ज होती रहती हैं, और उनके रिजल्ट में एटीपी भी प्रोड्यूस होता है और NADP व्हाट, रिड्यूस्ड भी प्रोड्यूस्ड होता है, राइट. और ये वाली दोनों चीजें क्या है, केमिकल एनर्जी. और अगर ये ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ज्यादा बन जाए, और जो कि बनती हैं, तो फिर सनसेट के बाद भी ये रिएक्शन चलता रहता है. तो चूंकि ये वाला रिएक्शन सनसेट के बाद भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं. अदरवाइज इट इज अ वेरी सिली अप्रोच टू कॉल इट अ डार्क रिएक्शन. याद रखना है स्टूडेंट्स आपने कि इस डार्क रिएक्शन हम इसको सिर्फ इसलिए कहते हैं कि ये सनसेट के बाद भी हो सकता है. देखिए मैंने कितनी फोकस करके जोर लगा के आप लोगों ने टर्म बोली है, भी हो सकता है, राइट. अब एक बात और लिखते हैं, आप लोगों की एक टर्म और इस्तेमाल करती है. वो टर्म क्या है स्टूडेंट्स, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. अब जरा बात इसको भी जरा गौर से सुनिए आप लोग. ये भी एक इंतहाई सिली टर्म, सॉरी टू से मैं बाबा ये टर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल एक इलॉजिकल सी बात है. मैंने लिखा है वहां पे कि नेम के अंदर लॉजिकली ये बात ठीक है नहीं, बिल्कुल इलॉजिकल टर्म इस्तेमाल होती है. बिकॉज कि जो डार्क रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली वो डिपेंड कर रहा है एटीपी पर और NADP पर, राइट. अब अगर लाइट ही नहीं होगी तो बताएं क्या एटीपी बनेगा और क्या NADP रिड्यूस होगा, तो आंसर इज नो. तो इस लिहाज से भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहना इज अ फैलेसी, मींस एक गलत चीज है. लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं डार्क रिएक्शन की बजाय इस पर्टिकुलर रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से पुकारूं. वो क्या नाम है, तुम्हारा वाली बात है, आंसर इज केल्विन साइकिल. मैं इसे
केल्विन साइकिल कहना प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू द यूजिंग टर्म व्हाट डार्क रिएक्शन, राइट। अगली बात ये है स्टूडेंट्स कि चूंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, हम मूव कर गए हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, मीन नाउ वी वांट टू डिस्कस द स्टेप्स। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक स्टेप नहीं है बल्कि बहुत सारे स्टेप्स। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे के सारे स्टेप्स एक साइकिल में कंप्लीट होते हैं, लिहाजा हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। और आपको पता है कि साइकिल कंप्लीट तब होगा कि जब मैंने किसी भी चीज को एक खास पॉइंट से शुरू किया तो उसे वापस लाकर उसी पॉइंट पे छोड़ दूं, कि हर एक एथलीट उस पर्टिकुलर बार को अगले एथलीट के हाथ पे देगा तो ही रनिंग स्टार्ट करेगा। सेम इज अ केस हियर, साइक्लिक प्रोसेस में एवरी प्रोडक्ट इज अ रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और इसका मतलब ये होगा कि जब सारा रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट अगले साइकिल का क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा यही बात अपने माइंड में रखनी है कि एवरी प्रोडक्ट इज अ रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एवरी प्रोडक्ट इज अ रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और ये काम हमेशा साइक्लिक वे में चलता ही रहता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मेनी स्टेप्स। अब अगली बात ये स्टूडेंट्स वो कि इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या मैंने बोला था, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट स्टेप। और ये साइकिल, ये प्रोसेस चलता ही रहता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस को किसने, कब और कैसे डिस्कवर किया। तो आंसर इज, इसके डिस्कवर करने वाले के नाम था स्टूडेंट्स मेल्विन एंड कैल्विन। Melvin and Kelvin. Remember, these are two different scientists working independently in two different labs, but the major contribution was from Kelvin. Therefore, we love to say it as Kelvin cycle. अब ये जो Kelvin था स्टूडेंट्स, ये बेसिकली स्टूडेंट था मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम का। He was basically student of मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। और इस पर्टिकुलर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में उस वक्त की एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था ये, और उस पर्टिकुलर टेक्निक का नाम था क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इस पर्टिकुलर टेक्निक में वो क्या करता स्टूडेंट्स, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर मास एक पेपर के ऊपर सेपरेट करता, फिर उनको आइसोलेट करता और फर्दर उसके ऊपर रिसर्च करता, राइट। अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने, आई एम टॉकिंग अबाउट केल्विन, ही वाज बेसिकली यूजिंग एन ऑर्गेनिज्म, एंड यू नो, आपने पढ़ा हुआ है इसको, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, कि दैट वेरी ऑर्गेनिज्म वाज क्लोरेला। एंड आई थिंक अगर आपकी याददाश्त काम कर रही है तो आपको ये बात बिल्कुल याद है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है क्लोरेला, राइट, ये बेसिकली क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, राइट। और ये जो यूनिसेलुलर एल्गी थी माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता, इसको फीड एंड टेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू उसने इसको गुजारा। अब इसमें आपने बात को जरा गौर से सुनना है, वो फीड करता इस पर्टिकुलर एल्गी को किसके साथ, रेडियो एक्टिव कार्बन के साथ। कैसे फीड करता स्टूडेंट्स, वो फीड करता विद रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन। और ये जो मेरे पास रेडियो एक्टिव कार्बन थी, यू नो नॉर्मल कार्बन क्या होती है, C12, और ये जो मेरे पास थी ये क्या थी, C14। अब इस C14 के साथ बनने वाली CO2 डेफिनेटली ये क्या होती, ये भी क्या हो जाती, रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को देता इस एल्गी को, और फिर ये वाली एल्गी उस पर्टिकुलर CO2 को क्या करती, फिक्स, राइट। अब जरा बात को आपने मजीद गौर से सुनना है। हम लोग करते क्या, मीन साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने इस पर्टिकुलर प्लांट को जो ही CO2 दी, उसके डिफरेंट इंटरवल्स पे उसने
इस पर्टिकुलर एल्गी में से कुछ सेल को लिया और फौरी तौर पे बॉइलिंग एथेनॉल में या मेथनॉल में डाल दिया, राइट। आपने बात को थोड़ा गौर से सुनना, मैंने 2 टर्म्स यूज की हैं। मैंने टर्म यूज की है कि वो क्या करता है, इसको जो ही उसने फीड किया उसके डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर इस पर्टिकुलर क्लोरेला के कुछ सेल निकाले और उसे बॉइलिंग, और उसे क्या किया स्टूडेंट्स, बॉइलिंग मेथनॉल में डाल दिया। अब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के 2 रिजल्ट हुए। नंबर 1, चूंकि ये बॉइलिंग थी तो हाई टेम्परेचर पे इस क्लोरेला के जितने एंजाइम्स थे फौरन डिनेचर हो गए और रिएक्शन देयर एंड देन स्टॉप हो गया। नंबर 2, मेथनॉल आपको पता है कि बड़ा सीवियर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और उसकी वजह से जो रिएक्शन थे वो और जल्दी से स्टॉप हो गए। इट मीन कि ये देयर एंड देन फ्रीजिंग मेथड भी हुआ कि जहां रिएक्शन था वहीं पे रुक गया, फ्रीज हो गया। फ्रीज होने का मतलब जमाना नहीं है, रोकना है, राइट। तो ये फौरी तौर पे वहां जाके क्या हो गया स्टूडेंट्स, स्टॉप हो गया और उसमें से कंपाउंड्स को आइसोलेट किया और उसको क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, आई थिंक आपने केमिस्ट्री में अब तक ये टॉपिक पढ़ लिया होगा क्रोमेटोग्राफी, और उस क्रोमेटोग्राफी में उस पर्टिकुलर चीज को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, राइट। तो ये था वो मेथड, ये थी वो टेक्निक जो बेसिकली इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट केल्विन ने इस्तेमाल की। अब इस पर्टिकुलर टेक्निक के रिजल्ट में जो सबसे पहला कंपाउंड उसके पास ऑब्टेन हुआ, इट वाज बेसिकली अ 3 कार्बन कंपाउंड। इट वाज बेसिकली अ 3 कार्बन कंपाउंड, राइट। और इस 3 कार्बन कंपाउंड के ऑब्टेन होने का मेरे पास क्या मतलब था भाई, एक रफ और बहुत लॉजिकल सा गैस तो ये हो सकता था कि भाई एक CO2 उसके एनवायरमेंट से मिल रही है तो जाहिर है 2 कार्बन कंपाउंड पहले से वहां मौजूद होगा। लुक एट दिस, समथिंग लाइक इट कि ये मेरे पास एक कार्बन है, ये मेरे पास एक दूसरी कार्बन, यहां पे ऑलरेडी 2 कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा था और ये वाली CO2 इसको कहा, ये वाली कार्बन इसको कहां मिली है अब। तो हमारा पहला परसेप्शन ये था कि इस पर्टिकुलर मेल्विन केल्विन का एंड प्रोडक्ट वो बेसिकली क्या है, एक 2 कार्बन कंपाउंड है, या ये कह लें कि CO2 का एक्सेप्टर एक 2 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन ये चीज बाद में गलत साबित हुई कि जब उसे डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को टेस्ट किया तो पता चला कि बेसिकली मेल्विन केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट मींस नेक्स्ट साइकिल का प्राइमरी रिएक्टेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट साइकिल का एंड प्रोडक्ट और अगले साइकिल का रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट वो बेसिकली एक 5 कार्बन कंपाउंड था। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन कंपाउंड था जो एक्सेप्ट करता था उस CO2 को जो हम इसको प्रोवाइड करते थे, मींस रेडियोएक्टिव CO2। बाद में ये ना पता चला कि एक 5 कार्बन शुगर है दैट इज रेडी टू एक्सेप्ट द CO2 और हम लोगों ने इसका नाम रखा क्या, राइबुलोज, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, और हम इसे एब्रीवेट करते थे ऐसे RUBP। रिमेंबर यू मस्ट राइट दिस U in lowercase letter, RUBP. So this RUBP is basically a 5 carbon compound and it is provided with the 2 phosphates. Wherever we say कि ये एक 2 phosphate है, इसका मतलब है कि एक phosphate कहीं यहाँ लगी हुई थी और एक phosphate कहीं यहाँ लगी हुई थी, तो it was RUBP, ribulose biphosphate, that has the ability to welcome the CO2 from the surrounding and transform itself into a 6 carbon compound. You got the point, my dear students? Now अब हम देखते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद, सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइकिल बना वो क्या है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हमने ऑलरेडी बड़ी एफर्ट के बाद ये सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ कोर्स इस साइक्लिक प्रोसेस को, और इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमने ये 3 डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हुई आप लोगों की जो रिफ्लेक्ट करती हैं, ये बताती हैं कि ये पर्टिकुलर साइकिल अगरचे बहुत से स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है, लेकिन आप लोगों के इस लेवल पे हमने इसके सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप डिस्क्राइब कर। आए हम उन तीनों स्टेप्स के सबसे पहले नाम लिखते हैं। ये जो मेरे पास सबसे पहली फेज है जो सबसे टॉप पर है,
इसे हम लोग बोलते हैं CO2 फिक्सेशन फेज, CO2 फिक्सेशन फेज, यानी कि यहां पे हम CO2 को फिक्स करेंगे, राइट। और उसके बाद जो मेरे पास स्टेप नंबर 2 आता है, स्टेप नंबर 2, इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम रिडक्शन करते हैं। सो स्टेप नंबर 2 इज रिडक्शन फेज, राइट। स्टेप नंबर 2 इज बेसिकली a रिडक्शन फेज। और जो मेरे पास स्टेप नंबर 3 है, इट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन फेज। स्टेप नंबर 3 इज रीजनरेशन फेज, राइट। तो ये टोटल मेरे पास 3 फेजेस हो गए। अब सबसे पहली बात हमें अंडरस्टैंड करनी कि CO2 फिक्सेशन से क्या मुराद है। डिस्कस किया मैंने आप लोगों के साथ पहले, आई नो, बट आई वांट टू रिवाइज इट टू हैमर द सेम टर्म इन योर ब्रेन अगेन एंड अगेन, इट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। और CO2 फिक्सेशन से मुराद मेरे पास ये है कि ये CO2 एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन जब ये वाला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाएगा तो हम इसे बोलेंगे कि CO2 फिक्सेशन हो रही है। अभी हमने प्रीवियस कॉलम में ये बात अंडरस्टैंड की कि इस पर्टिकुलर साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट दैट इज फॉर्मिंग समवेयर हियर, इस स्टेप की बात करूं, यहां जो बन रहा है ऑलमोस्ट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, RUBP, RUB एंड P। और लिखा था मैंने कि नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट और राइबुलोज बाइफॉस्फेट, एक ही टर्म। अगर मैं इस RUBP को देखूं तो मैं लास्ट टाइम से डिस्क्राइब किया था कि ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। लुक एट दिस, अगर मैं इस कार्बन को एक बॉल से प्रेजेंट करूं तो यहां पे टोटल कितने बॉल्स हैं स्टूडेंट्स, 5, राइट। और इन पर्टिकुलर 5 बॉल्स के दोनों एंड्स पे क्या अटैच है, एक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट यहां अटैच है और एक फॉस्फेट यहां अटैच है। इस पर्टिकुलर एंड प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक प्रोसेस का नाम क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बाय, चलिए बाय ही याद रखिए, बुक में आपके बाय लिखा हुआ है, तो बाय फॉस्फेट, तो राइबुलोज बाय फॉस्फेट, RUBP। ये जो RUBP है ये रेडी है वेलकम करने के लिए उस पर्टिकुलर CO2 को जो हमारे स्टोमेटा के थ्रू, हमारी एयर चेंबर्स के थ्रू मेरे कहां आई थी, पैलिसेड मेसोफिल सेल में या स्पंजी मेसोफिल सेल्स में, कहां, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में कहां, स्ट्रोमा में। इट इज इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है। तो जो ही ये वाली CO2 स्ट्रोमा के अंदर मतलब ज्वाइन करेगी, एंटर होगी, पेनिट्रेट करेगी, तो उसको वेलकम करेगा ये वाला 5 कार्बन कंपाउंड, राइट। और इसको वेलकम करने के साथ ही ये वाला कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड माय डियर स्टूडेंट्स, CO2 जो ही इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलेगा तो यहां प्रोड्यूस होगा एक 6 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5, रिमेंबर यहां फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। और यहां भी क्या लगा हुआ था, मेरे पास एक फॉस्फेट और उसके साथ आके जुड़ गई वो वाली CO2 जो सराउंडिंग में से आ रही थी, और ये बन जाएगा मेरे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड, राइट। याद रखना है स्टूडेंट्स के एक 6 कार्बन कंपाउंड बना है और इसके साथ 2 हाई एनर्जी एटम्स अटैच है, मॉलिक्यूल्स अटैच है, सॉरी इसका नाम क्या है, फॉस्फेट। यू नो कि जिस मॉलिक्यूल के साथ भी फॉस्फेट अटैच हो जाएगा उसकी अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ये वाला RUBP तो पहले ही काफी अनस्टेबल था क्योंकि इसके साथ क्या लगे हुए थे, 2 फॉस्फेट लगे हुए थे, लेकिन जो ही इसके साथ एक और CO2 अटैच हुई तो इसकी अनस्टेबिलिटी और बढ़ गई, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट क्या हो गया स्टूडेंट, हमारी नजरों से ओझल हो गया। लेकिन वो बात अलग है कि हमने इसको अब डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो ही ये इंटरमीडिएट बनता है तो समझ लें कि बनने के फौरन बाद ही ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्लीव हो जाता है या टूट जाता है, राइट। और उसके रिजल्ट में
मेरे पास प्रोड्यूस होते हैं 1 2 3 एंड देन 1 2 एंड 3, यानी कि अब ये 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम वाले 2 मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि इसके इधर फॉस्फेट अटैच था और अब इसके इधर फॉस्फेट अटैच, राइट स्टूडेंट्स। अब ये जो सबसे पहला कंपाउंड हमने डिस्कवर किया था वो यही था, that 3 carbon compound was basically PGA, right? अब what is meant by the term PGA? It stands for phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid. और ये जो मेरे पास phosphoglyceric acid है, इसके बनते ही हमारे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो फेज है वो क्या जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। अगले स्टेप हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में हमने इसमें 2 चीजें करनी। नंबर 1 इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों के साथ अब फॉस्फेट अटैच करने वाले हैं, समथिंग लाइक इट। ये देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मेरे पास एक कंपाउंड था और ये मेरे पास एक दूसरा कंपाउंड था। कितने कार्बन वाला स्टूडेंट्स, 3 कार्बन वाला। देखिए आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। 3 कार्बन कंपाउंड, एक ये बना था वो मैंने यहाँ लिखा है, एक ये बना था वो मैंने यहाँ लिखा है, राइट। इसके यहाँ अटैच था फॉस्फेट और इसके यहाँ था क्या, अटैच फॉस्फेट। अब इन दोनों के ऊपर आके ऑपोजिट एंड्स पर अटैच हो जाएंगे क्या, फॉस्फेट्स, राइट। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बाइफॉस्फोग्लिसरेट, बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक। इसका क्या मतलब है कि एक फॉस्फेट यहां अटैच था ऑलरेडी, एक नया हो गया, एक यहां पे ऑलरेडी अटैच था और एक और हो गया। अब ये एक ऐसा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया है जिसके दोनों एंड पे फॉस्फेट अटैच हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बाइफॉस्फोग्लिसरेट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर फॉस्फेट का कोई ना कोई सोर्स होगा। मीन टू से कि हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि ये वाली फॉस्फेट और ये वाली फॉस्फेट कहां से आई है, तो आंसर इज लाइट रिएक्शन से, यानी कि ये वही एटीपी थी जो कहां से आई थी, लाइट रिएक्शन से। उसने अपनी फॉस्फेट यहां दी और देने के बाद ये दोबारा से एडीपी में कन्वर्ट हो गई और अब यही वाली एडीपी दोबारा कहां चली जाएगी, ग्रेनम के पास, टू फेच अनदर फॉस्फेट, राइट समझिए, टू फेच अनदर पैकेट ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट द सेम प्रोसेस, राइट। तो आप इमेजिन करें कि अगर एटीपी ना बन रही होती तो ये रिएक्शन हो सकता था, तो आंसर इज नो, देयरफॉर इट इज यूजलेस टू कॉल इट एज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब आपको समझ आ गई होगी माय डियर स्टूडेंट्स कि इस एटीपी का सोर्स क्या है, लाइट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एनर्जी कहां से आई है, लाइट रिएक्शन से आई है, राइट। इस बीपीजीए को हम मॉडर्न लैंग्वेज में एक नाम और देते हैं, क्या, कि पीजीएपी, यानी कि चाहे आप लोग इसे बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल दें या वही बात है फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फेट एक ही बात, नो डिफरेंस एट ऑल। अब ये जो मेरे पास PGAP है, इट विल अंडरगो व्हाट, रिडक्शन, ठीक है। और जब हम इसकी रिडक्शन करना चाहेंगे तो जाहिर है मुझे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कहां से आ रहा है स्टूडेंट्स, जाहिर है लाइट रिएक्शन से। मीन टू से NADPH2 साहब यहां पर आएंगे, वो हाइड्रोजन इसको दे देंगे, तो जाहिर है ये ये PGAP अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसके रिजल्ट में ये वाला रिड्यूस्ड NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खाली NADP में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ हम लिखते हैं वर्ड ऑक्सीडाइज्ड, राइट। उसके रिजल्ट में ये जो मेरे पास PGAP है
ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, PgAlP में, राइट। यानी कि ये मेरे पास सेम कंपाउंड है, लेकिन अब ये किसी एसिड से किसी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, राइट। या आप इसे कह सकते थे बाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, राइट। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देयर इज नो चेंज एक्सेप्ट द एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। तो चूंकि वो हमारे इस वक्त इस पर्टिकुलर स्कोप से बाहर है, तो मैं इसको एज सच ड्रॉ कर देता हूं जैसे कि मैंने इसको पहले ड्रॉ किया था। सिर्फ आपने याद ये रखना है स्टूडेंट्स कि ये अब एसिड नहीं रहा, ये एक प्रॉपर क्या बन गया है, एल्डिहाइड, राइट। तो ये जो काम था ये कहलाता है व्हाट, रिडक्शन। तो ये वाली फेज था कहलाई मेरे पास रिडक्शन फेज। अब रिडक्शन फेज के बाद हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, जरा बात को गौर से सुनिएगा। वो ये कि अब मैंने इस पर्टिकुलर 6 कार्बन कंपाउंड को कन्वर्ट कर देना है किस में, अगेन एक 5 कार्बन कंपाउंड में। तभी तो ये मेरे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड एक 5 कार्बन कंपाउंड बन के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RuBP में, और रेडी होगा टू एक्सेप्ट व्हाट, CO2। लेकिन अब जरा बात को गौर से सुनिए कि अगर इस 6 कार्बन कंपाउंड में से 5 कार्बन कंपाउंड आगे चले जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ यहां से एक कार्बन कंपाउंड ही बाहर आ सकता है, सिर्फ एक कार्बन वाला कंपाउंड। लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट। हम लोग करते क्या है स्टूडेंट्स कि ये वाले कंपाउंड, ये वाले जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये जमा करते रहते हैं। कितनी दफा, 3 दफा। मीन टू से, अब आपने माइंड में क्या रखना है कि एक ही वक्त में 3 RuBP यहां से चलते हैं, एक ही वक्त में 3 RuBP यहां से चलते हैं, और वो एक ही वक्त में 3 CO2 को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके रिजल्ट में मेरे पास ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये 6 कार्बन कंपाउंड कितने प्रोड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, 3 × 3, राइट। अब जरा बात को गौर से सुने, यहां से चले 15 कार्बन एटम्स, 5 3s are what, 15। 3 कार्बन एटम यहां से आ गए, तो 15 + 3 कितने हो गए, 18। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो गया, 18 हो गया मेरे पास। अब ये जो 18 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ये अब इस तरह के 3 मॉलिक्यूल में सेपरेट हुए, तो इसका मतलब ये होगा मेरे पास कि मेरे पास अब 3 कार्बन कंपाउंड कितने प्रोड्यूस हो गए हैं, 6। 3 कार्बन कंपाउंड कितने प्रोड्यूस हो गए हैं, 6। यानी कि अब यहां पे मेरे पास ये BPGA या PGAP के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए स्टूडेंट्स, 6। ये 6 ब्लैक से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे अब स्टूडेंट्स, जाहिर है कितने, 6। तो 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए हैं यहाँ पे PGAL के, राइट। अब देखिए अप्रोचेस देखिए, एक साइंटिस्ट ये बोल रहा है, बात को गौर से देखिए, एक साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि एक ही वक्त में 3 यहां से चलेंगे, 3 यहां से चलेंगे, और एक ही वक्त में यहां पे 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, जिनमें से 5 आगे चले जाएंगे, और एक 3 कार्बन कंपाउंड मीन एक ट्राइओस, 3 कार्बन कंपाउंड कम आउट ऑफ इट, कम आउट, राइट। और आपको पता है कि जिस कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन एटम हो, हम उसे नाम देते हैं व्हाट, ट्राइओस। तो जो सबसे पहला कंपाउंड इस पर्टिकुलर साइकिल से बाहर आता है, इट इज बेसिकली अ ट्राइओस, राइट। लेकिन बहरहाल बातें दोनों सही हैं। जाहिर है एक वक्त में एक साइकिल तो चल ही रहा है, हजारों साइकिल चल रहे हैं, इसका मतलब है कि हजारों साइकिल क्या प्रोड्यूस करें, हजारों मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओसेस। लेकिन 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है वो जो कैम्बल एंड रीस का फॉलोअर है, वो बोलता है कि एक ही टाइम में 3 कार्बन चलते हैं और 3 कार्बन का एक ट्राइओस बाहर निकला। दूसरा ग्रुप कहता है नो, इट इज नॉट ट्रू। ये साइकिल जब 3 दफा चलेगा तो ये वाले 3 कार्बन आपस में एक्यूमुलेट होंगे और यहां से एक ट्राइओस बाहर आएगा। बहरहाल आपके पी स्कूल ऑफ थॉट है। आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 3 कार्बन कंपाउंड यहां से बाहर आ जाता है। अब हमारे पास बच गए स्टूडेंट्स बाकी 15 कार्बन, राइट। हम लोगों ने इन 15 कार्बन का मतलब क्या है, सुनिए बात गौर से सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि मेरे पास 5 कंपाउंड हैं, 5 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने कार्बन एटम वाले, 3 कार्बन एटम वाले। तो जब मेरे पास 3 कार्बन एटम वाले
5 मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, जाहिर है 15। मैंने 5 into 3 को 3 into 5 में कन्वर्ट कर देना है। अब सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, बात को जरा गौर से सुनिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 2, 3 एंड देन 2 and 3। ये मेरे पास 5 मॉलिक्यूल हैं, कितने कार्बन एटम वाले, 3 कार्बन एटम वाले, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, इसको मैंने करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। So I want to convert 5 into 3 into 3 into 5, right? ये जिस प्रोसेस मैं करता हूं, that very phase starts after the production of first triose, and this particular phase is called as regeneration phase। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसके बारे में हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लुक एट दिस, कि पहले ये और ये आपस में मिलेंगे और मेरे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। ये वाला 6 कार्बन कंपाउंड जब इस वाले 3 से मिलेगा तो मेरे पास एक 9 कार्बन कंपाउंड बनेगा। अब ये जो 9 कार्बन कंपाउंड बना है उसमें से पहला 5 कार्बन कंपाउंड निकल जाएगा और बाकी बच जाएंगे मेरे पास 4 कार्बन एटम। अब ये वाले 4 कार्बन एटम जब इस पर्टिकुलर 3 से मिलेंगे तो बन जाएगा मेरे पास का एक 7 कार्बन एटम, राइट। अब ये वाला 7 कार्बन एटम फिर सेपरेट होता है इनटू 2, मीन सेकंड 5 कार्बन एटम वो भी यहां जा रहा है समवेयर हियर, और बाकी बच जाएंगे मेरे पास क्या, 2 कार्बन एटम। अब ये वाले 2 कार्बन एटम जब इस वाले 3 कार्बन एटम से मिलेंगे तो बन जाएगा मेरे पास थर्ड व्हाट कार्बन एटम, और इस तरीके से ये मेरे पास तीसरा 5 कार्बन कंपाउंड बन गया, राइट। तो पहला 5 कार्बन कंपाउंड ये बना था, दूसरा 5 कार्बन कंपाउंड स्टूडेंट्स ये बना है, और तीसरा 5 कार्बन कंपाउंड स्टूडेंट्स ये बन गया। इस तरीके से हमने इस 3 कार्बन एटम से जनरेट किए 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स। Hence we have converted 5 what PGAL molecules into 3 ribulose bisphosphate molecules, right? अब इस सारे रिएक्शन में जो हमने भी यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस किया है कि हमने किस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स को 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, ज़ाहिर इसके लिए चाहिए एनर्जी, और वो जो एनर्जी है डेफिनेटली उसका सोर्स अगेन मेरे पास क्या है, एटीपी। तो इस सारे प्रोसेस में भी एटीपी इस्तेमाल होती है, राइट। तो अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि अब हम थोड़ी सी जगह खाली करते हैं, और थोड़ी जगह खाली करने के बाद हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे रिएक्शंस की ओवरऑल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सो वी शैल सी यू आफ्टर इरेजिंग सम बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव इरेज्ड द बोर्ड एंड वी हैव प्लेस्ड द इक्वेशन ओवर हियर। और ये सारी इक्वेशन मुझे क्या बता रही है कि एक ही वक्त में जो रिएक्टेंट्स मुझे चाहिए हैं वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए, एंड देन we have to use 6 NADP, you know 6 over here, because एक दफा के लिए मुझे एक चाहिए था, जब ये 6 टाइम चलेगा तो मुझे यहाँ पे ये 6 चाहिए हैं, तो 6 NADP चाहिए, और मुझे 9 ATP मॉलिक्यूल चाहिए बिकॉज के 6 ATP यहाँ इस्तेमाल हुए थे और 3 ATP यहाँ इस्तेमाल हुए थे, टोटल मुझे 9 ATP चाहिए। तो जब सब चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो रिजल्ट में आई विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट 1 triose and the products will be definitely 9 molecule of NADP, right, and then 9 molecules of what, definitely ADP plus PI, ADP plus PI, and finally the 3 molecules of what, water। इस तरीके से my dear students हमारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं, ज़ाहिर है लाइट रिएक्शन, और हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, डेफिनेटली ट्रायोसिस। एंड यू नो वेरी वेल कि जब डिफरेंट ट्रायोसिस दे कंबाइन टुगेदर दे गिव राइज टू हेक्सोसिस, and different hexoses can combine together to give rise what disaccharides, and you know different disaccharides can combine together to give the polysaccharides। तो इस तरीके से मैं उन्हीं मॉलिक्यूल से फिर अमाइनो एसिड्स और फिर उन्हीं मॉलिक्यूल्स में से व्हाट फैटी एसिड भी बना सकता हूँ। सो दिस इज हाउ this particular plant is producing various type of foodstuffs for us। Take very good care of yourself and your great parents, and particularly your time, it is also very important कि आप अपने हर एक लम्हे के एक मिनट को गौर से पढ़ें और ट्राई टू अचीव योर गोल इन द लाइफ। मे अल्लाह हेल्प यू अलॉट। अल्लाह हाफिज़।